आज हम लोगों को एक्सरसाइज 4.6 का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। और जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग। सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग, ये एक्चुअली सारणिकों और अवयवों का जो एप्लीकेशन है, मेनली हम इसको किस लिए पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सारणिकों और अवयवों को मेनली हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्या काम है मेन हमारा उनसे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए ये इसका यूज आता है। रैखिक समीकरणों का निकाय क्या होता है? तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण आपने पढ़ा है, जिसमें x और y दो चर होते थे, फिर दो समीकरणें उसमें आती थी, दोनों को सॉल्व करके और x और y की वैल्यूज निकालते थे। याद आया कि नहीं आया आपको? अच्छा, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी ऐसे रैखिक समीकरणें होंगी। दो चरों वाली भी हो सकती हैं, तीन चरों वाली भी हो सकती हैं, लेकिन होंगी लीनियर इक्वेशंस। और उनको सॉल्व करने का मेथड हमारे डिटरमिनेंट और अवयवों को मिलाकर हमें मिलता है। यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो या तीन चरों वाले रैखिक समीकरण हो, हम अवयवों और सारणिकों की हेल्प से उन्हें सॉल्व करके उनकी वैल्यू ला सकते हैं। कुछ समझ में आ रही मेरी बात आपको? चाहे वो दो चरों वाला लीनियर इक्वेशन हो या तीन चरों का रैखिक समीकरण हो, हम अवयवों और सारणिकों की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आपने इक्वेशन से सॉल्व की है, लेकिन अवयवों और सारणिकों की हेल्प नहीं ली थी ना आपने। कैसे सॉल्व करते थे? जैसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता था तो x या y का पार्ट दोनों से बराबर करके कैंसिल कर देते थे और दूसरे की वैल्यू आ जाती थी। फिर जो वैल्यू आती थी उसको पहले वाले में रख देते थे, तो उससे जो कैंसिल हुआ था उसकी भी वैल्यू निकल आती है। ध्यान आ रहा होगा आपको? अब हम लोगों को मौका मिलेगा उसी प्रकार के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, चाहे वो दो चरों वाले हो चाहे वो तीन चरों वाले। हम सारणिकों और अवयवों की हेल्प से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक। तो वही हमने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि समीकरणें जो होंगी वो उनमें क्लासिफिकेशन किया गया है दो तरीके का। एक होता है जिसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक होता है जिसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी मैं सारी चीज आपको क्लियर करता हूं, मैं लिखता हूं तो उससे आपको और ज्यादा समझ आएगा। देखो, दो प्रकार के लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम रहेंगे। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स सुसंगत निकाय इसको कहा जाता है। सुसंगत निकाय, रैखिक समीकरणों का सुसंगत निकाय। मैं इसको और ज्यादा सही से लिखता हूं। रैखिक समीकरणों का सुसंगत निकाय, ठीक, ये होता है। मैं आपको बताऊं, अगर रैखिक समीकरणों का निकाय सुसंगत है, सुसंगत कब होगा असंगत कब होगा अभी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लें, अगर आपके रैखिक समीकरणों का जो निकाय है वो अगर सुसंगत है, कंसिस्टेंट है, तो उसमें दो प्रकार के हल पॉसिबल हैं। एक सॉल्यूशन पॉसिबल है जिसे आप बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल, यानी कि उसका एक और एक ही हल केवल हो सकता है, अद्वितीय हल। उसके जैसा दूसरा हल आपको नहीं मिलेगा, अद्वितीय हल उसको बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज यूनिक होती है,
यूनिक। कहते हैं आगरा का ताजमहल यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है? उसके जैसी चीज दुनिया में नहीं है दूसरी, इसलिए वो कैसी है? यूनिक है। और इसलिए हमें बड़ा गर्व है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी चीजें हैं जो बाकी कहीं नहीं है कि नहीं? सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। ओके, इसके बाद अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसमें आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इसको अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल भी हो सकते हैं अगर आपका लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम कंसिस्टेंट है, सुसंगत है। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो उसका सॉल्यूशन अद्वितीय हल मिलेगा, या तो फिर अनंततः अनेक हल भी आपको मिल सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन लीनियर इक्वेशंस का है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? रैखिक समीकरणों का, इसको बोला जाएगा असंगत हल। सॉरी, हल नहीं, निकाय है ना, तो असंगत निकाय, ठीक। अगर रैखिक समीकरणों का निकाय असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, तो उसका हल कैसा होगा? आंसर है उसमें आपको कोई हल नहीं मिलेगा। उसमें आपको कोई हल नहीं मिलेगा। कोई हल नहीं मिलेगा मतलब नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई? ठीक। अब कोई भी निकाय, रैखिक समीकरणों का कोई भी निकाय सुसंगत होगा या असंगत होगा, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए हम अभी जिक्र करेंगे। फिलहाल तो ये चीज आप समझ लो कि अगर रैखिक समीकरणों का निकाय सुसंगत होगा तो या तो उसका अद्वितीय हल मिलेगा आपको, और या तो फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल पाएंगे। और अगर रैखिक समीकरणों का निकाय असंगत हुआ तो फिर आपको कोई हल नहीं मिलेगा। कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक। इतनी दो बातें पहले तो आपको समझनी है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये तो हमने समझ लिया इसको। अब इसको समझने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, हल सुसंगत होगा, निकाय सुसंगत होगा, असंगत होगा, और अद्वितीय हल मिलेगा, अनंत हल मिलेगा या नहीं हल मिलेगा। लेकिन अगर हल मिलेगा तो कैसे करेंगे हम हल? अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का कोई एक सिस्टम दे दिया जाएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम एक रैखिक समीकरणों का एक सिस्टम ले लेते हैं और उसको आपको हल करके बताते हैं कि कैसे बनेगा। देखो, एक सिस्टम ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है। अब बउआ देखो ध्यान से, ये क्या है बताओ? ये एक तीन चरों वाला रैखिक समीकरण है, समझ रहे हैं आप? बताइए ये क्या चीज है? तीन चरों वाला रैखिक समीकरण। क्यों तीन चर हैं? x, y और z। और रैखिक क्यों है? क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर आप चेक करो 1 ही है, ठीक। ये क्या है बताइए? ये भी तीन चरों वाला रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। ये क्या है? क्लियर। लेकिन तीनों को मिला करके ना
तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं कि ये तीन चरों वाले रैखिक समीकरणों का एक निकाय है, एक सिस्टम है। तो तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है? तीनों को मिलाकर के बोला जाता है दैट दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, तीन चरों वाले रैखिक समीकरणों का निकाय। हम इसको लिख देते हैं ताकि सभी बच्चों को ये अच्छे से क्लियर रहे। तीन चरों वाले रैखिक समीकरणों का निकाय ये बोलते। तो एक अकेले को अगर आप देखोगे तो तीन चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन तीनों को मिलाकर के ही तो हम बोलते हैं सिस्टम। तीनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं, सिस्टम। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? मैट्रिक्स की हेल्प से। देखो मैं आपको बताता हूं, बड़ा इजी मेथड है, थोड़ा ध्यान से देखें। अगर इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, गुणांक आप देख रहे हैं वेरिएबल्स के, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, अगर इन गुणांकों को हम एक मैट्रिक्स बना करके लिखें, कैसी मैट्रिक्स? आप ध्यान से देखिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये हमने क्या कर दिया बताइए? ये गुणांकों का हमने आव्यूह बना लिया, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। ये हमने किसका आव्यूह बनाया बेटा? हाँ, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हम चरों का एक बनाते हैं आव्यूह। चर कौन कौन से? एक्स वाई जेड, उनको हम ऐसा बनाएंगे, एक्स वाई जेड। तो ये क्या चीज मैंने बनाई बताइए? चरों का आव्यूह। इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, चरों का आव्यूह, ठीक है। और उसको हमने ऐसा बनाया, देखो क्यों बना रहे हैं अभी आपको पता लग जाएगा। इज इक्वल टू, इधर की तरफ जो कांस्टेंट टर्म्स आ रहे हैं इनका भी हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, d1 d2 d3। ये किसका मैट्रिक्स बना? कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स बन गया। तो ये हमने बना लिया मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। क्लियर? ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखो जरा, आप गौर कीजिए। अगर हम इनका दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आप देखो फिर वापस यही आ जाएगा। करके आप देखो, इसको इससे करोगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z आ जाएगा। इसका करोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z। इससे करोगे तो a3x प्लस b3y प्लस c3z। पूरा यही आ जाएगा। और बराबर के उस तरफ क्या है? d1 d2 d3। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि इस लीनियर इक्वेशंस का जो ये सिस्टम है, इसे हम ऐसे नोट कर सकते हैं। पहले बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पक्का है ना? अच्छा, अगर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, अब उसके बाद अगर मैं ये गुणांकों का जो आव्यूह है इसको मैं कुछ सिंबल दे देता हूं, कुछ मान लेता हूं, मैं इसको a मान लेते हैं। मान लिया गुणांकों का आव्यूह a, चरों का आव्यूह x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, और अचर का आव्यूह मान लिया जाए b। ठीक है, तो बताइए क्या तरीका है लिखने का? ये क्या है? a मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है? x इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? b। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। अब आप चाहें तो ये लगाएं ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमको क्या करना है? दोनों पक्षों में a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्री मल्टीप्लाई समझते हैं ना बेटा? बताइए क्या मतलब होता है? प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब आप मुझे प्लीज बताइए a इनवर्स इंटू a, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू?
आई एंड आई इंटू एक्स, एक्स, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमारा वो फॉर्मूला है फाइनल जिसकी हेल्प से हम ये वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, इसको a माना है ना आपने, गुणांकों के अवयव को a माना, इसका हम क्या निकालना पड़ेगा बताओ, a इनवर्स। और a इनवर्स आप पिछले एक्सरसाइज में खूब निकाले हो, सीखा भी है निकालना आपने, तो उसके लिए तो कुछ डाउट नहीं है। और ये क्या है, b अचर का अवयव। फिर a इनवर्स निकालने के बाद अचर के अवयव से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर कौन लिखा है, x, लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला मैट्रिक्स होगा, राइट हैंड साइड पे a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b करने से एक अवयव बनेगा, वो अवयव होगा, वो करीब करीब ऐसा अवयव आपको मिलेगा, अचर होंगे उसमें, और ऐसा 3/1 का ऑर्डर उसका भी रहेगा। x का जो ऑर्डर होगा वो भी 3/1 का होगा, और a इनवर्स b का जो ऑर्डर होगा वो भी 3/1 का होगा। अगर 3 चरों वाले रैखिक समीकरण है तो, 2 चरों वाले होंगे तो 2/1 ऑर्डर मिलेगा जाके फिर आपको लास्ट में। इसका भी ऑर्डर 3/1 और इसका भी ऑर्डर 3/1, और दोनों अवयव आपस में कैसे हैं, बराबर। तो जब दोनों अवयव आपस में बराबर हैं तो बराबर होते हैं, तो कब बराबर होते हैं बताइए, दोनों के संगत अवयव बराबर करते हैं। तो x के संगत अवयव बराबर करेंगे तो हमें बड़ी आसानी से x का मान, y का मान, z का मान मिल जाया करेगा। तो हल करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। और आप चाहो इसको फॉर्मूला समझ लो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x किसका है, चरों का अवयव, और ऐसा कॉलम मैट्रिक्स बनानी है। a क्या है, कोएफिशिएंट्स का अवयव, गुणांकों का अवयव। b क्या चीज है, कांस्टेंट्स का अवयव। बस इतना सा आपका याद रखना है और ये सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। x y z की वैल्यूज आती जाया करेंगी, करके दिखाएंगे हम आपको। तो अभी आप इतना नोट कर लो, इसके बाद और बताते हैं हम आपको इसका बेसिक। तो अभी आपने एक फॉर्मूला देखा जिसकी मदद से हम x y और z की वैल्यूज पता लगाया करेंगे। ये फॉर्मूला आपको मिला, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक। अब इसमें ना हम 2 स्थितियां ले सकते हैं। 2 स्थितियां क्या हो सकती हैं, थोड़ा सभी बच्चे गौर से देखें। पहली तो कंडीशन 1, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा देखिए, ये जो a इनवर्स इंटू बी आ रहा है यहाँ पर, a इनवर्स को हमको b से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना, तो इसमें a आएगा, ये गुणांकों का जो अवयव बनेगा। अब ये गुणांकों का जो अवयव बनेगा, इसकी अपनी कुछ स्थितियां हो सकती हैं। कैसे इसकी कुछ स्थितियां हो सकती हैं, पहली स्थिति ये हो सकती है कि हो सकता है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि व्युत्क्रमणीय अवयव हो। आपको याद होगा 2 प्रकार के अवयव आपने पढ़े हैं, एक व्युत्क्रमणीय अवयव और एक अव्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव वो अवयव होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, और अव्युत्क्रमणीय वो अवयव होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। याद आया आपको? तो ऐसा हो सकता है कि ये जो ए मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ना, ये तो पॉसिबल है, एक अवयव है, और अवयव तो व्युत्क्रमणीय भी हो सकता है और अव्युत्क्रमणीय भी हो सकता है। इसलिए 2 केसेस यहां पर लिए जा रहे हैं कि अगर गुणांकों से बना हुआ ये अवयव व्युत्क्रमणीय है तो क्या होगा, और अगर अव्युत्क्रमणीय है तो क्या होगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट, यदि अवयव ए कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, जिसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। यदि अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर है, और व्युत्क्रमणीय होने का मतलब क्या है, व्युत्क्रमणीय होने का मतलब है इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, ठीक, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है। तो अगर अवयव ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, उस सिचुएशन पर व्युत्क्रमणीय होगा
तो हम उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर पाएंगे। और आपको बेटा ये चीज मालूम है कि किसी भी अवयव का जो व्युत्क्रम होता है वो यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब आप किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालोगे, वो व्युत्क्रम का मान हमेशा एक ही वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैट्रिक्स का अवयव आप दो अलग अलग तरीकों से निकालोगे तो एक तरीके से अलग आएगा और दूसरे तरीके से, ये नहीं हो सकता। आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, चाहे वो आप एलिमेंट्री मेथड से निकालो, प्रारंभिक संक्रिया से, या आप एडजॉइंट वाले मेथड से निकालो, इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होता है। एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स इस दुनिया में रहेगा। एक मैट्रिक्स के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। तो यहां पर एक ऐसा अवयव है, बताइए, व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय का मतलब उसका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अगर व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते होंगे तो कितने व्युत्क्रम मिलेंगे हमको? एक व्युत्क्रम मिलेगा। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो व्युत्क्रमणीय अवयव है तो हम उसका एक ही तो व्युत्क्रम मिलेगा हमको, यानी कि उसका व्युत्क्रम कैसा होगा? अद्वितीय होगा। इसलिए ए इनवर्स अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा मतलब कैसा होगा? यूनिक होगा। ठीक है। अच्छा, अद्वितीय होगा अगर ए इनवर्स, तो देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स इंटू बी से ही तो निकालते हैं। तो अगर ए इनवर्स यूनिक होगा तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आएंगी वो भी तो यूनिक होंगी। इसका मतलब ऐसे समीकरण निकाय से आपको एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज मिलेंगी वो अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अतः समीकरण निकाय सुसंगत होगा। कैसा होगा समीकरण निकाय? सुसंगत होगा। अगर ए व्युत्क्रमणीय है तो समीकरण का निकाय सुसंगत होगा, ये याद रखिएगा। और सुसंगत होने पर कितने प्रकार के हल होते हैं? अभी कुछ देर पहले लिखा था आपने, दो। या तो अद्वितीय हल होता है या तो अनंततः अनेक हल होते हैं। तो इसमें कौन सा वाला मिलेगा? अद्वितीय वाला हल मिलेगा। अतः समीकरण निकाय सुसंगत होगा तथा एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक, तो कोई निकाय सुसंगत है कि नहीं सुसंगत है? देखो यहां से पता लग रहा है बेटा, अगर किसी भी अवयव का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो वो समीकरण निकाय कैसा होगा? सुसंगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। समझ आ गई आपको? ठीक, तो इसे नोट करें। इसके बाद केस 2 लेते हैं हम इसका जरा। इसके बाद अगर इसका जो दूसरा केस अगर आप देखेंगे तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। केस 2, केस 2 ये भी हो सकता है कि यदि अवयव ए अव्युत्क्रमणीय है, यदि अवयव ए कैसा है? अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब बेटा सिंगुलर कहा जाता है। अव्युत्क्रमणीय है यदि अवयव ए अव्युत्क्रमणीय है। अब बताइए, अगर अवयव ए अव्युत्क्रमणीय होता है तो उसका डिटर्मिनेंट के बारे में बोलिए क्या होगा? उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, यानी कि उसका हम व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते, उसका ए इनवर्स हम निकाल नहीं पाएंगे। तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 0। अब अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो समीकरण का निकाय, जैसे मैंने यहां लिखा कि समीकरण निकाय सुसंगत होगा, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ए इनवर्स तो निकाल नहीं पाएंगे, तो ये लाइन तो हम लिख ही नहीं सकते। इसमें लिखा था द्वितीय होगा, तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि ए इनवर्स तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते ना। अब इस लाइन के बारे में बात करें। अब बात ये आती है कि निकाय सुसंगत होगा कि संगत होगा। तो आंसर है उस केस में फिर हम अभी यहां से डिसाइड नहीं करेंगे निकाय सुसंगत है कि निकाय असंगत है,
अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, फिर कब डिसाइड करेंगे? उसके लिए फिर हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। देखो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसमें भी फिर दो कंडीशंस आपको करनी पड़ेंगी। आपको उसके लिए एडजॉइंट ए इंटू बी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू 0 नहीं आती, 0 के इक्वल नहीं आता है, या तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, और या तो फिर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाई बी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर अवयव ए अव्युत्क्रमणीय है अर्थात उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, तो ए इनवर्स की तो बात ही खत्म हो गई। हम डिसाइड कैसे करेंगे कि निकाय सुसंगत है कि असंगत है? तो हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे, उसके लिए फिर हम दो कंडीशन सीखेंगे। एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाई बी निकालेंगे। अब अगर हमने एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाई बी निकाला तो या तो वो 0 नहीं आएगा और या तो वो 0 आ जाएगा। अगर वो 0 नहीं आया तो निकाय असंगत होगा। निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। असंगत होगा मतलब कोई हल नहीं होगा। असंगत में देखा था ना, कोई हल नहीं होता था, नहीं याद आया? आया? असंगत होने पर क्या होता है? कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। ठीक है, अच्छा। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 आ गई बाई चांस, तो फिर निकाय कैसा होगा? तो आंसर है निकाय सुसंगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। इसमें निकाय सुसंगत या असंगत होगा। इसका मतलब है वो सुसंगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। अब अगर ऐसी कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा, अगर इस कंडीशन आ गई तो या तो वो निकाय सुसंगत होगा और या तो वो निकाय असंगत होगा। अगर निकाय सुसंगत हुआ, अगर निकाय सुसंगत हुआ तो उसके अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। और अगर निकाय असंगत हुआ तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो समीकरणों में आएगा, पूछा जाएगा आपसे कि बताइए, समीकरणों का निकाय दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए समीकरण निकाय सुसंगत है या असंगत। सबसे पहले आपको क्या करना होगा बताइए? गुणांकों का अवयव ए बनाओगे, ए का डिटर्मिनेंट निकाल दोगे। ठीक है, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो क्या लिख दोगे? कि निकाय सुसंगत होगा। समझ आ गया? और अगर गुणांकों के अवयव का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो क्या लिख दोगे? लिख नहीं दोगे, एडजॉइंट ए निकालोगे उसके बाद। ठीक है, और एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे, फिर तब डिसाइड करोगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं आया तो निकाय असंगत, डिसाइड हो गया। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ गया तो फिर डाउट में होगा कि निकाय सुसंगत होगा या तो वो सुसंगत होगा या असंगत। अगर सुसंगत हुआ तो अनंतता अनेक हल वाला होगा, क्योंकि एक जगह वहां सुसंगत हो चुका है, अद्वितीय वाला था। सुसंगत में दो कंडीशन है ना, या तो अद्वितीय हल देता है, सुसंगत होने पर या तो यूनिक सॉल्यूशन देता है या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देता है। तो सुसंगत होने पर अद्वितीय यहां मिल चुका है, अनंतता अनेक हल यहां मिल जाएंगे आपको। और असंगत हुआ तो कोई हल नहीं होगा उसका। तो इतनी सारी चीजें आपको आपके दिमाग में रखनी है और इनसे ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज 4.6 में आपको मिलेंगे। सो प्लीज आप इससे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके कुछ इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे आपको थोड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा।
तो आप इसे नोट करें, मैं इसको इरेज करता हूं। सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 27 आपको सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप भी अपनी बुक्स में देख सकते हैं। लिखा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरणों का एक निकाय दिया हुआ है, ये है 2x + 5y = 1 एंड सेकेंड वन इज 3x + 2y = 7। और इस समीकरण निकाय को ना आपको क्या करना है बताइए, हल करना है। हल करना है मतलब x y के मान आपको निकालने हैं, ठीक है। अच्छा बताइए क्या तरीका बताया गया इसके लिए, एक फॉर्मूला बताया गया ना आपको, x = a इनवर्स इंटू b। इसमें x a और b क्या है ये भी आपको हमने बता दिया है। तो बताइए a क्या है, यहां पर गुणांकों का अवयव, भूल गए आप, याद है, बताइए गुणांकों का अवयव बनाइए, 2 5 3 2, ठीक है। x क्या होता है, चरों का अवयव, और वो एक स्तंभ अवयव बनाया जाता है। तो x और y दो ही चर हैं तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। b क्या होता है बताइए, राइट हैंड साइड पे अचर जो लिखे उनका अवयव 1 7, ओके। अच्छा अब उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स चाहिए हमको। उसके लिए सबसे पहले ना बेटा हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी कि 2 5 3 2, 2 2s are 4 -5 3s are 15 -11। डिटर्मिनेंट ऑफ a, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय है। अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो सुसंगत है कि असंगत है, सुसंगत। हालांकि हमको इसके मतलब नहीं था, हमें केवल सॉल्यूशन करना है, लेकिन क्योंकि बात आ रही है तो मैंने बता दिया सुसंगत। अगर पूछा जाएगा तो हम इसको सुसंगत लिखते हैं, ठीक। अच्छा अब हमको a इनवर्स तक पहुंचना है और a इनवर्स से पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालिए सबसे पहले। एडजॉइंट a 2/2 का मैट्रिक्स है। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट इट्स एडजॉइंट। कैसे फाइंड आउट करते हैं, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज करते हैं, इनके निशान बदलते हैं। लेकिन आज इसके अवयव बदलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मिलेगा आपको, 2 -5 -3 2, ये एडजॉइंट आ गया। अब इसके बाद बेटा a इनवर्स कैसे निकालते हैं भैया बोलो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a -11 एडजॉइंट a, दिस इज एडजॉइंट a। ये 2 -5 -3 2, ये a इनवर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अब वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, इसलिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। x इज इक्वल टू a इनवर्स की जगह पर -1/11 a इनवर्स 2 -5 -3 2 इंटू b इनवर्स, सॉरी b की वैल्यू बेटा क्या है 1 7 1 7 1 7, ठीक है। b की वैल्यू है 1 7, देखो 1 7 नहीं लिखा हुआ, -1/11 मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 को 1 से करेंगे 2 -35, 2 -35 -33, वेरी गुड। इसको इससे करिए -3 + 14 -3 + 14, दिस इज 11। x की जगह पर अब हम वैल्यू लिख देते हैं, एक्स वाई, एक्स की जगह पर ये मैंने लिख दिया देखो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, आप गुणा आव्यूह है, आव्यूह में गुणा तो सारे एलिमेंट्स में होगा, तो -1/11 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और इसको इससे करोगे तो अब आप ध्यान से देखें, एक मैट्रिक्स ये सॉरी और एक मैट्रिक्स ये है, दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। दो अवयव जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, तो संगत अवयवों को बराबर कर दीजिए।
therefore x will be 3 and y will be -1. so this is the method कि आप कैसे x और y के मान निकाल सकते हो. इसके बाद भी देखिए इस मेथड में एक कितना अच्छा है, एक बड़ी अच्छाई है इस मेथड में कि आपने जो वैल्यूज निकाली, ये वैल्यूज पता नहीं सही है कि गलत हो गया हमसे, हम उसको चेक कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? कैसे? x और y की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करके देखो. अगर इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रही हैं तो सही है, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, उसको सॉल्व कर सकते हैं आप. तो एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इट गिव्स यू ए वेरी कन्वीनियंस कि मान निकालने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं. इसको रखो जरा, x की जगह 3, y की जगह -1, 3 लिखोगे 3 दूना 6, -5 बन जाएगा. 6 - 5 1. ठीक है, हमारी वैल्यूज बिल्कुल बिल्कुल सही है. इसमें रखो 3 3 9 और -2, 9 - 2 = 7. सही है हमारा आंसर, चेक भी हो गया. तो वहीं तुरंत का तुरंत आप क्या कर सकते हो? चेक भी कर सकते हो. ये था एग्जाम्पल नंबर 28. इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 27. एग्जाम्पल 28 करते हैं जरा. एग्जाम्पल 28, यहां पर भी कुछ समीकरण का निकाय दिया गया है. क्या है समीकरण का निकाय? 3x - 2y + 3z = 8. अच्छा, दूसरा जो इक्वेशन है दैट इज 2x + y - z = 1, और तीसरा है 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल करिए. ठीक है, चलिए देखिए. अब बताइए सबसे पहले क्या करना रहेगा हमको? गुणांकों का आव्यूह a बना लीजिए. बोलिए क्या होगा गुणांकों का आव्यूह? 3 - 2 3, 2 1 - 1, 4 - 3 2. साइन सहित गुणांक लिखोगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. बेटा ये समझ नहीं आया आपको? आप भी देखते रहिएगा. 3 - 2 3, 2 1 - 1, 4 - 3 2. अच्छा भाई, उसके साथ में x का एक बनाते हैं, x y z. ठीक, अब b बनाना है. इधर गुणांक, इधर अचर पदों का 8 1 और 4. अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है बताइए? a का डिटरमिनेंट निकालना रहेगा. ये a है ना, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे. तो ये होगा 3 - 2 3, 2 1 - 1, 4 - 3 2. अब इसे आपको सॉल्व करना है. किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर दो आप. C1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं. तो ये डिटरमिनेंट ऑफ a 3 लिखा हमने सबसे पहले, और दोनों तरफ से 3 को छुपा दिया. 1 - 1 - 3 2, तो 1 - 1 - 3 2. अगला एलिमेंट C1 का है 2, तो -2. अब दोनों तरफ से -2 को छुपा देंगे. -2 3 - 3 2, -2 3 - 3 2. लास्ट एलिमेंट इसका है 4, तो 4 को दोनों तरफ से छुपा दो. -2 3 1 -1, -2 3 1 -1. देखो बेटा, इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको? 2 - 3 1 3, -2. इसको सॉल्व करोगे -4, -9 होगा, +9 बन जाएगा, +4 2 - 3, 2 - 3 -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3. 9 में 4 चले गए 5, 5 दूना 10, माइनस का 4, -1 बचेगा ना. अब सारे माइनस के आ गए, -17 आ जाएगा. ये डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गई. और हम देख रहे हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये कैसा आव्यूह है? a व्युत्क्रमणीय है. अगर व्युत्क्रमणीय है तो सुसंगत है कि असंगत है?
सुसंगत है, ठीक है, सुसंगत है तो कितने हल होंगे, एक हल होगा। अद्वितीय निकाल लेते हैं फिर तो। कैसे निकालने को पड़ेगा आपको बताइए, पहले ए इनवर्स चाहिए ना हमको, और ये तो 3/3 का मैट्रिक्स है। ए इनवर्स से पहले एडजॉइंट चाहिए इसका हमको, और एडजॉइंट से पहले सारे एलिमेंट्स के हमको कोफैक्टर्स चाहिए, तभी एडजॉइंट तक पहुंच पाएंगे हम। तो करते हैं भाई, A11 निकालो, -1 टू द पावर 1 + 1, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लेंगे। 2 -3, -1 आएगा ना, तो ये -1 हो जाएगा। -1 A12, -1 टू द पावर 1 + 2। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सभी लोग इधर देखो, हेल्प करो मेरी। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 -1 4, 2 बचा, 2 2 4, -4, तो 4 + 4 -8 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ना। A13, -1 टू द पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -6 -4 -10, -10, क्योंकि ये तो प्लस रहेगा। A21, -1 टू द पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 + 9, -4 + 9, ये -1 हो जाएगा, और ये +5, क्या बन जाएगा, -5। A22, -1 टू द पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 2 6 -12, ये +1 हो जाएगा, और ये -6 आ जाएगा। A23, -1 टू द पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -9 + 8, -9 + 8, ये माइनस और ये भी -1, +1 आ जाएगा। A31, -1 टू द पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, +2 -3, -1। A32, -1 टू द पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -3 -6, -3 -6, ये भी माइनस, ये -9 +9। A33, -1 टू द पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 + 4, और ये आ जाएगा 7। सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आप जानते हो, इसलिए मैं फॉर्मूला उसका नहीं लिखूंगा। A11 A12 A13 ऐसे लिखा जाता है। तो -1 -8 -10, -1 -8 -10, -5 -6 +1, -1 9 7, -1 9 और 7, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, x = ओ सॉरी, अभी तो ए इनवर्स निकालना है बेटा। A इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है, -17, एडजॉइंट A ये है -1 -8 -10, -5 -6 1, -1 9 7, ये किसकी वैल्यू बेटा आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई ना। अच्छा,
अब हम इधर कर देते हैं इसको, ए इनवर्स भी निकाल लिया हमने। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह -1/17 और -1 -8 -10 -5 -6 1 -197, ये ए इनवर्स लिखा, मल्टीप्लाइड बाई बी करना है, बी 814, ठीक। मल्टीप्लाई करना सबको आता है मैट्रिसेस का, चलिए करिए मल्टीप्लाई। इसको इससे करना है ना, -8 -5 -4, ठीक है, -64 फिर -6 और +36, 9 4 36 होंगे ना। अब इसको करना है तो -80, 1 को 1 से करेंगे +1 और +28, इधर की तरफ -1/17, ये माइनस का 17, ये 64 और 6 70, -70 + 36 -34, और ये 28 1 29 -51। अब इधर की तरफ ये क्या है, x है ना, x की वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, x y z। -1/17 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे एलिमेंट्स में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अब बेटा देखो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसी हैं, बराबर, इसलिए दोनों को हम क्या कर देंगे, संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो x किसके इक्वल आएगा, 1, y किसके इक्वल आएगा, 2 एंड z इज इक्वल टू 3। इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल नंबर 28 भी कर लिया। देखो इसमें एक एग्जाम्पल 29 और बचा हुआ है, आप उसको ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको आ जाता है वो एग्जाम्पल तो फिर हम कल से एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है तो पहले उसको करेंगे फिर एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से तैयार करिए जिससे कि ये सारा कुछ आपको बढ़िया अच्छे से आने लगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आता है, ठीक है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, कल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।